राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जनसेवा के साथ साथ निडरता की जो भावना है वो बहुत हद तक प्राथमिकता के साथ देखी जाती है। और यदि हम बात करें हिंदुस्तान के दिल मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजनीति का भी एक ऐसा ही उभरता हुआ चेहरा है जो कि सुश्री उषा ठाकुर जी के नाम से जाना पहचाना जाता है। वो एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र का नेतृत्व करती हैं जहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जहां पर संस्कृति और संस्कारों को सहेजने के लिए वो लगातार संघर्ष भी कर रही हैं। यही वजह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा दायित्व और बड़े मंत्रालय की जिम्मेदारी उनके कंधों पर सौंपी है। मध्य प्रदेश की सरकार में वो संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म जैसे बड़े मंत्रालयों का नेतृत्व कर रही हैं। सुश्री उषा ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में। बहुत धन्यवाद महेंद्र जी। उषा ठाकुर जी का जो नाम है वो लगातार एक दबंग और निडर राजनेत्री के तौर पर जाना पहचाना जाता है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में वो अपने बेबाक बयानों और स्पष्टवादिता के लिए अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। दीदी, सबसे पहले बातचीत की शुरुआत करते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और वो खंडवा संसदीय लोकसभा क्षेत्र की हम बात करेंगे जहां पर उपचुनाव होने हैं, और वो जिला जो कि आपके प्रभार का जिला है, जहां की आप प्रभारी मंत्री हैं। बड़ा दायित्व है सरकार में, बड़े महत्वाकांक्षी विभागों को भी आप संभाल रही हैं। सबसे पहले खंडवा की संसदीय सीट पर उपचुनाव की चुनौती को किस तरह से देखती हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए आप सभी कटिबद्ध हैं? हम सब भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने के लिए कटिबद्ध हैं जी। हमारा जीवन ही इस बात के लिए है। बिल्कुल। और हमारा संगठन निरंतर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक केडर बेस्ड पार्टी है। जी जी। 12 महीने संगठन के काम अभियान हमारे निरंतर चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम तो हर क्षण तैयार रहते ही हैं। हम अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर, हम सबका साथ सबका विकास लेकर और सामाजिक समरसता के आधार पर जन जन तक पहुंचने के संकल्प में लगे हुए हैं। और वातावरण बहुत ही सकारात्मक है। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड मतों से जीतेगी, भरपूर आशीर्वाद प्राप्त करेगी। क्योंकि हमारे जो सांसद जी थे माननीय नंदू भैया, उनके प्रति असीम प्रेम जनता का दिखाई देता है। जी जी जी। किस तरह से आप मंत्री महोदया देखती हैं, क्योंकि खंडवा में कहा जा रहा है कि कांग्रेस किसी कद्दावर नेता को अपना प्रत्याशी बना सकती है, और बात तो ये भी निकल कर आ रही है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। यदि ये उम्मीदवार होते हैं तो क्या कोई चुनौती कांग्रेस आपको खंडवा सीट पर नजर दिखाई देती है, बनती नजर? देखिए, कैंडिडेट को लेके कोई चुनौती नहीं, क्योंकि कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरे को 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता ने बहुत बेहतर तरीके से देखा है। बिल्कुल। चेहरा कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी ही। इन दिनों आप पूरे मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर पर्यटन विकास हो सकता है उसका खाका आप खींच रही हैं। कैसे मध्य प्रदेश की सरकार को राजस्व के मामले में भी आत्मनिर्भर बनाया जाए, और आपका जो एक महत्वाकांक्षी डिपार्टमेंट है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, उसको लेकर भी आप बहुत पसीना बहा रही हैं। क्या कुछ आने वाले दिनों में जो है धरातल पर हमें नजर आने वाला है, और मध्य प्रदेश को कौन सा एक बड़ा तोहफा आपका विभाग देने वाला है? निश्चित रूप से पर्यटन विभाग जो है वो आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है और निभा रहा भी है। जी जी। हम समावेशी विकास के लिए चिंतित हैं। मध्य प्रदेश प्राकृतिक दृष्टि से, पुरातात्विक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से अमूल्य संपदाओं को अपने भीतर समेटे हुए हैं। जी। और पर्यटन विभाग लगातार नवाचारों के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने में लगा हुआ है। हम बहुत सारे, आपने देखा होगा, मांडू महोत्सव, ओरछा महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, जल महोत्सव आयोजित करते हैं पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। बिल्कुल। कोविड-19 के चुनौतीपूर्ण दौर ने बहुत बड़ी चुनौती विभाग के सामने खड़ी की। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब सब कुछ बहुत बेहतर होते हुए श्रेष्ठ स्थिति की ओर अग्रसर है। पर पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश का नवाचार में जुटा हुआ है, क्योंकि परंपरागत पर्यटन से लोग थोड़ा परहेज कर रहे हैं और चिंतित भी हैं कोविड-19 को लेकर के। तो रूरल स्टे, होम स्टे, एग्रो स्टे, इन पे विचार किया जा रहा है। अभी आप देख रहे होंगे यूएनओ ने हमारे एक लाड़पुरा गांव को श्रेष्ठ पर्यटन ग्राम घोषित किया है। तो लगभग 100 गांव हमने उसमें चुने हुए हैं। तो शीघ्र ही एक बड़ा नेटवर्क मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन के आधार पर आपको विकसित होता दिखेगा, क्योंकि ये फिर वहीं के लोगों के लिए रोजगार की उपलब्धता के अवसर प्रदान करेगा। जी।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में जो स्वदेशी रंग है पर्यटन का वो दिखाई देगा। जिस तरह से हम हमारे भारत के उत्पादकों को जो है बढ़ावा देते हैं, ये पर्यटन में भी आप जो है स्वदेशीपन जो कहा जा सकता है एक तरह से संजोने का प्रयास कर रही हैं। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है। जी जी बिल्कुल। तो स्वदेशीपन की ओर तो बनना चाहिए, हर व्यक्ति को बढ़ना ही चाहिए। जी, जी। और मैं आपको बताऊं, मुझे बताते बहुत प्रसन्नता है कि जिन स्वयं सहायता समूह को बनाकर हम लोग प्रशिक्षित कर रहे हैं, धार का एक स्वयं सहायता समूह इससे बहुत ही सुंदर हैंडलूम की साड़ियों को भीमबेटका के पेंटिंग से बनाया है। वो बहुत लोकप्रिय भी हो रही हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी उसको 2 तारीख को समर्पित करेंगे, जी हाँ, लोकार्पित करेंगे। और ऐसी आदिवासियों के गहने, जी बिल्कुल, उनका भी अभी आप देख रहे हैं कि मॉडर्नाइज्ड लोग भी उन परंपरागत गहनों को बड़ा पसंद कर रहे हैं, तो उनको भी बनाकर समूह कर रहे हैं। हम उनको सभी प्रकार से श्रेष्ठ बाजार, अभी तो जो अपने ग्रामीण हाट का है वहाँ की दुकानें उनको आवंटित करा रहे हैं, और ई बाजार और हर प्रकार से उनकी मदद करके उनकी जो उत्पाद हैं उनको बेहतर बाजार मिले, इस बात की चिंता कर रहे हैं। बड़ी बात है। कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक ऐसा कदम भी आगे बढ़ा रही है, और खासतौर पर संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय की ये कोशिश है कि शोरूम्स में भी ये जो तमाम ऑर्नामेंट्स हैं या जो ज्वेलरीज हैं जो कि हमारे पारंपरिक रंग को जो है प्रदर्शित करती हैं, वो आने वाले दिनों में उसकी बिक्री हो सके और एक आम जनता का जो जुड़ाव है, लगाव है, वो संस्कृति के प्रति और बढ़ सके। दीदी आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सियासत की बातें करते हैं। आप लगातार बयान जब देती हैं तो ऐसा लगता है कि जो कहते हैं जी राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम से ओतप्रोत आपके बयान सामने आते हैं। भले हमने कोविड के विपरीत काल में भी देखा हो या हम वर्तमान दौर की राजनीति में देखें। पिछले दिनों आपने कहा था कि हर हिंदुस्तानी को अपने घर में शस्त्र, लाइसेंसी शस्त्र रखना चाहिए। ये चिंतन आपके मन में क्यों आया, और क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था लागू होना चाहिए जिस तरह से आपने कहा कि एक ऐसा वातावरण निर्मित हो कि हम निडर हों, अपनी सुरक्षा के लिए सजग हों? देखिए, वो बात मैंने एक समाज विशेष के कार्यक्रम के संदर्भ में कही थी। मैं राजपूत समाज के शपथ समारोह में गई थी, और आप जानते हैं कि राजपूत समाज अनादिकाल से शस्त्र और शास्त्र दोनों का पुजारी रहा है। तो वही आग्रह था कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी की परंपराएं हैं हम उनको अक्षुण्य बनाए रखते हुए आगे बढ़ाएं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ हर दशहरे उत्सव पर पारंपरिक तरीके से शस्त्रों का पूजन होता है। तो मेरा मशवरा उनको ये था कि हम लाइसेंस लेकर शस्त्र रखें और फिर उनका पूजन करें। आज आप भी कायम हैं, और ऐसा आपको लगता है कि जहाँ ज़रूरत हो इस तरह की जो है व्यवस्था पर जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि आम नागरिक को जो सज्जन शक्ति है उसको अपनी रक्षा के लिए निश्चित रूप से हथियार, तो हमारे कोई देवी देवता ऐसे नहीं हैं जिनके हाथ में हथियार ना हो। हथियार कोई आक्रमण का प्रतीक नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है। वो तो आपकी सक्षमता को, आपकी नेक नियति को, कि दुर्जनों से समाज की रक्षा के लिए शस्त्र हमारे पास है। और यदि सज्जन शक्ति लाइसेंस लेती है तो कोई भी लाइसेंसी शस्त्र का दुरुपयोग तो कर ही नहीं सकता। इसलिए हर उस व्यक्ति को लाइसेंस मिलना चाहिए जो उसके लिए लेना चाहता है। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, एक सुरक्षा कवच है कहा जा सकता है समाज के लिए। बड़ी बात है, अपने बयान पर आज भी कायम है, और किस तरह से उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत उदाहरण दिया कि जो हमारे पौराणिक कथाओं में जैसा वर्णन है कि कोई भी देवी हो, देवता हो, बिना शस्त्रों के ही नजर नहीं आते। तो शस्त्र न केवल एक कहा जा सकता है न केवल हिंसा का प्रतीक है, बल्कि एक शांति का भी सूचक है, क्योंकि वो सुरक्षा कवच की भूमिका में भी रहता है। दीदी आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि बहुत करीब है, और जब जब नवरात्रि आती है और गरबा रास की बात आती है तो मुझे आपका एक पुराना बयान याद आता है, जब आपने कहा था कि जो बड़े बड़े गरबा रास पांडाल सजते हैं वहाँ पर वर्ग विशेष के लोगों का प्रतिबंध जो है उस पर रोक लगनी चाहिए, उनकी एंट्री बंद होना चाहिए। हालांकि इस साल तो ज़रूर ऐसे बड़े गरबा रास पांडाल नहीं आयोजित होंगे क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन जनता को करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ऐसी व्यवस्था की तरफ भी आप बढ़ेंगे आने वाले दिनों में? इस पर अब कायम है? महेंद्र जी, आपसे क्षमा मांगते हुए मैं आप यानी मीडिया जगत पे ये मेरा आपत्ति है कि आप किसी भी बात को बड़े विचित्र प्रकार से आप रख देते हैं। उस समय भी मैंने जो कहा था उसका सही भावार्थ नहीं निकाला गया। मेरी मान्यता बस इतनी ही है कि समाज में जो भी हो सच्चाई के साथ हो, प्रामाणिकता के साथ हो, अपनी पहचान छुपाकर कोई किसी को धोखा ना दे। ये तो एक अपराध है, पहचान छुपाकर मिलना, और संविधान भी इसके लिए दंडित करता है।
तो मतलब इस तरह के आयोजनों पर कोई ऐसा आपने कोई नियमावली की बात तो नहीं देखिए जो ये आयोजन है जी जी ये शक्ति की साधना का पर्व है, बिल्कुल ठीक है। और शक्ति की साधना में मैं आपको बिल्कुल दावे से कह रही हूँ, आपने भी देखा होगा कोरोना काल ने हमको सबको झकझोर के रख बिल्कुल दिया ठीक और हमको याद दिला दी हमारी वैदिक जीवन पद्धतियाँ, हमको याद दिला दिया कि जो आध्यात्मिकता का जो बल है वो ही भारतीय संस्कृति की ताकत है। और हर वो व्यक्ति को, अभी जैसे ये शक्ति का पर्व है तो सप्तशती के जितने श्लोक हैं बिल्कुल, यदि आप उनको सस्वर पढ़ेंगे तो वो आयुर्विज्ञान जैसा आपको लाभ देने वाला है। क्योंकि ये भी आप देख रहे हैं कि पुणे के एक शोध संस्थान ने हमारी वर्णमाला पर शोध कार्य किया और उन्होंने बताया कि जब हम उच्चारण नाभि से करते हैं तो वो पूरे हमारे शरीर के रक्त संचार को, हमारी सारी व्याधियों को, रोगों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सस्वर पाठ करने का कायदा है। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करना चाहती हूँ कि शक्ति साधना के इस पर्व में दुर्गा सप्तशती सस्वर पढ़ें और अपने आप को श्रेष्ठ जीवन की ओर, निरोगी जीवन की ओर ले चलें। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, बड़ी बात है, एक बेबाकी और एक निडरता है और स्पष्टवादिता भी है और एक संदेश भी है समाज के लिए कि कैसे खुद को जागरूक रखें, खुद को सुरक्षित रखें और अध्यात्म की तरफ बढ़ें ताकि संस्कृति और संस्कारों दोनों का पालन किया जा सकता है। दीदी आगे बढ़ते हैं। लव जिहाद के मामले इन दिनों लगातार सामने आ रहे हैं। पहले लव जिहाद का कानून बनाने की लड़ाई आप लोगों ने लड़ी, आप जैसे नेता सड़क पर उतरे, सरकार पर दबाव बना और कानून बना। अब कानून बना तो ये मामले जो बढ़ रहे हैं इस पर चिंतन नहीं हो रहा है? आपको लगता है इस पर चिंता की जरूरत है? इस पे चिंतन हुआ, चिंता हुई, तभी तो लव जिहाद कानून बना और कानून बना तो ही इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं और प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम कर रहा है। जो भी प्रताड़ित होगा, पीड़ित होगा, वो थाने पहुंचे, मय प्रमाण और तथ्य के, तो निश्चित रूप से उसे राहत मिलेगी, सुरक्षा भी मिलेगी। अच्छा दीदी, आपको गुस्सा आता है कि जब हमारे ही भारत देश में दुश्मन देश पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं और जब ऐसे सार्वजनिक आयोजन होते हैं और वहाँ पर यदि कोई बालिका वंदे मातरम या जय हिंद का नारा बुलंद कर देती है तो उसे मंच से धकेल कर हटा दिया जाता है? गुस्सा आता है कि आक्रोश रगों में जो रक्त है वो क्यों नहीं आएगा? आपको गुस्सा आया या नहीं आया? बिल्कुल, मुझे तो आया। मैं तो निडरता से खबर आपको गुस्सा आया ना? तो ऐसा कोई भी हिंदुस्तान की भूमि पे पैदा हुआ व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस बात पर गुस्सा ना आए कि इस आज़ाद देश में आज़ादी के 75वें वर्ष में वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे नहीं लगे तो किस प्रकार के नारे लगाए जाएं, ये पूछा जाए उन लोगों से जिनकी आपत्ति विपत्ति है और उनको भी सीधे शब्दों में ये समझाया जाए कि यदि इस देश में रहता है तो संविधान के दायरे में रहना होगा और वंदे मातरम से, तिरंगे से जिनको परहेज है उनको यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। बड़ी बात है, एक संदेश है और सीधा पैगाम है उन देश के दुश्मनों के नाम जो कि लगातार हमारे देश में ही रहते हैं लेकिन देश के खिलाफ जो तमाम अनैतिक काम है उसमें उनकी संलिप्तता यहाँ पर दिखाई पड़ती है। दीदी आगे बढ़ते हैं, इंदौर की थोड़ी राजनीति की बात कर लेते हैं क्योंकि हम जब भी बात करते हैं तो ताई और भाई की बात होती है, लेकिन अब इन दिनों हम देख रहे हैं कि दीदी और पहलवान की जो जोड़ी है, मैं तुलसीराम सिलावट जी की बात कर रहा हूँ, वो बहुत सक्रिय नजर आ रही हैं। जब बहु क्षेत्र का दौरा करना होता है तो दोनों मंत्री द्वय जो हैं दौरा करते हैं, आप चौरल डैम का दौरा करते हैं, विकास कैसे हो सकता है, सड़कों का विकास हो या तमाम डैम का पुनर्निर्माण हो, उस पर चिंतन करते हैं। ये जोड़ी का क्या राज है? और जब भी भोपाल जाना हो कैबिनेट में भी जो है आप कंधे से कंधा मिलाकर दोनों नजर आते हैं। ऐसे नहीं है, देखिए लोकतंत्र में कैबिनेट, हम सब माननीय मुख्यमंत्री जी के दूत हैं और हम अपना अपना विभाग बहुत जिम्मेदारी के साथ चलाएं, ऐसी अपेक्षा हमसे संगठन भी करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी करते हैं। तो सबके विभाग का, मेरे यहाँ कुछ माननीय तुलसी भैया के विभाग के कोई काम थे तो उन्होंने सहर्ष कहा कि दीदी मैं खुद चलूँगा, दौरा करूँगा और किसानों का एक बहुत अच्छा संवाद उन्होंने वहाँ पर स्थापित किया क्योंकि हम लोग जो करते हैं वो जन जन तक पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी तुलसी भैया बड़े भाई हैं और हम जब सामने हमने भी वैचारिक उसमें अलग अलग थे तब भी आपने देखा होगा इंदौर में कभी कोई ऐसी अप्रिय बात या इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी। यहाँ सब एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हैं और इंदौर अपनी एक अद्भुत पहचान बनाए हुए है कि जब इंदौर के विकास की बात आती है तो सारे दल एक साथ मिलकर
हमेशा श्रेष्ठ दिशा की ओर जाते हैं। और यही वजह है कि हम 4 बार नंबर 1 रहे, 5वीं बार फिर होंगे। तो ये सबकी जो समझ है और सामाजिक राजनीतिक समरसता है, उसी का ये परिणाम। चलिए, बड़ी बात है, संगठन में शक्ति है, समग्रता का परिचायक है और भाई बहन की ये जो जोड़ी है ये मध्य प्रदेश में विकास भी कर रही है। फिर बात चाहे सांवेर विधानसभा की कर लें या महू विधानसभा क्षेत्र की ही क्यों ना कर लें। दीदी आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है आपने स्वच्छता की बात की, हम वाटर प्लस सिटी भी हो गए, स्वच्छता में भी हमने शिखर छुआ, लेकिन सड़कों को लेकर थोड़ी चिंतन की आवश्यकता है। इन दिनों मध्य प्रदेश में एक बार फिर वही पुरानी तस्वीर कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और इंदौर की अगर हम बात करें तो गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये बड़ा चिंता का विषय है। दुर्घटनाएं हो रही हैं, जनता गुस्से में है। आप क्या मानती, व्यक्तिगत चिंता? गुस्से में जी चिंता सबको हुई है, क्योंकि जब हम नंबर 1 हुए और बारिश के पानी की निकासी ठीक प्रकार से नहीं हुई, तो ये सचमुच बहुत गंभीर मामला है। ये काम जिस भी जिम्मेदार व्यक्ति के पास था, उसके साथ बैठकर पूरे हम लोग समीक्षा भी करेंगे और जो त्रुटियां हैं अभी फिलहाल उनका कैसे सुधार करके पानी निकासी को वहाँ से विदा किया जा सकता है। आज सबसे बड़ी चिंता इस बात की है और निश्चित रूप से आप शीघ्र ही देखेंगे कि हम इस व्यवस्था में सुधार कर पाएंगे। जनता को भरोसा भी दिला रही हैं, ये गड्ढे भी दुरुस्त हो जाएंगे, सड़कें भी चमचमाती नजर आएंगी और स्वच्छ भारत का जो हमारा सबसे स्वच्छ शहर है वो इंदौर एक बार फिर शिखर को छुएगा, ऐसी उम्मीद देखी जा सकती है। दीदी आगे बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी राजनीतिक बातें हो गई, लेकिन एक सवाल मेरे जहन में है, आपको एक जादुई राजनेता के तौर पर भी माना जाता है, देखा जाता है। जब कई विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवार नहीं मिलते तो कहा जाता है कि दीदी को चुनाव लड़ा दो, भारतीय जनता पार्टी की पताका वहां लहराएगी। हम विधानसभा 1 की बात कर लें, इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 3 की बात कर लें या महू की बात कर लें, ये एक ऐसा प्रयोग था पार्टी का जिसने पूरे प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में चौंका दिया। कहा जा रहा था, तमाम राजनीतिक पंडित आकलन लगा रहे थे कि वहां बहुत मुश्किल है बीजेपी की जीत, और आपने उस जीत को जो है कमाल करके दिखा दिया। तो आप तैयार हैं ऐसे कुछ जादुई के लिए, या आपको मजा आता है इस तरह की चुनौतियों को जब स्वीकार आप करती हैं? देखिए, जीत मैंने बताया, मैं हमेशा निवेदन करती हूँ कि कभी किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, जीत पूरी विचारधारा की होती है, जीत पूरे संगठन की होती है, उस आम आदमी, उस सज्जन शक्ति की होती है जो इस बात को समझ लेता है, इस बात पे भरोसा कर लेता है कि शायद ये व्यक्ति आएगा तो ठीक प्रकार से हमारी सेवा करेगा। और जब सब कुछ सकारात्मक होता है तो परिणाम अच्छा ही जाता है। शिवराज जी की गुड लिस्ट में बहुत कम मंत्री हैं, उनमें से आप एक मानी जाती हैं। शिवराज जी बहुत भरोसा करते हैं, बहुत विश्वास करते हैं, इसीलिए खंडवा जैसे बड़ा जिला आपको सौंपा गया है। नहीं, देखिए, ये मैं अपना भी सौभाग्य मानती हूँ कि मातृशक्ति को हमारा संगठन भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी विशेष चिंता करते हुए जिम्मेदारी देते, और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि जब बहनों को कोई काम मिलता है तो वो भी पूरे समर्पण से हम भी कोशिश करते कि 100% अच्छा परिणाम दे सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी जब इंदौर आए तो उन्होंने भी जो है आपसे चर्चा की, आपके घर आने का कार्यक्रम भी था, हालांकि आप उस समय जिले में मौजूद नहीं थी। तो ये जो निकटता है, या कहा जाए ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में आके घुल मिल गए हैं, आपको लगता है एक ऐसा राजनेता आपकी पार्टी में आ गया है जो अपार संभावनाओं के साथ देखा जा रहा है जिनका चेहरा? देखिए, वो जिस उद्देश्य को लेकर आए हैं, हमको खुशी इस बात की है कि उनकी दादी के सारे संस्कार, सारी विनम्रता, सारी राष्ट्रीयता लेकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और निश्चित रूप से बहुत बेहतर मध्य प्रदेश को कैसे अच्छे से अच्छा बनाएं, इस बात के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। ये जो बार बार प्रयोग होते हैं दीदी, भारतीय जनता पार्टी करती है, एकदम चौंका देती है। गुजरात में किया, रातों रात मुख्यमंत्री बदल जाते हैं, कई ऐसे राज्य हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ऐसे बड़े प्रयोग करती है। तो इसके पीछे क्या मकसद होता है, क्योंकि आप तो संगठन के परिदृश्य से इसके पीछे बस एक सबसे मजबूत संगठन और राष्ट्रहित सर्वोपरि, ये 2 ही ताकतें हैं जिनकी वजह से, और कोई इसको किसी प्रकार, सब जानते हैं कि जिसको जब जो जिम्मेदारी मिले उसको बहुत मेहनत लगन से उसे पूरा करना है और 21वीं शताब्दी के जगत गुरु भारत को तैयार करना है। एक आखिर सवाल, सियासत में ऐसा देखा जाता है कि गुट भी होते हैं, नेता अपने वर्चस्व के लिए लड़ते भी हैं और पार्टी में पर्दे के पीछे आमने सामने भी हो जाते हैं, लेकिन आप कभी कोई विवाद में नहीं पड़ती, पचड़ों से दूर रहती हैं। जब नगर कार्यकारिणी की बात आती है तो तमाम नेता विधायक अपने नाम देते हैं, लेकिन आप उसमें सहज रहती हैं। जिले कार्यकारिणी की बात आती है तो आप उसमें भी नाम देने से परहेज गुरेज करती हैं। ये कैसे कर लेती हैं? इतना आक्रामक होने के बाद भी ये सादगी और ये कूलनेस कहाँ से आपने पॉलिटिक्स में सीखी? देखिए, यदि संगठन परिवार में यदि
एक परिवार में भी सबका विचार एक नहीं होता, सगे भाई बहनों में भी कहीं मतभेद होता है जी। तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है जी। किसी से किसी का वैचारिक मतभेद हो सकता है, पर यदि मैं सत्ता में हूं तो मैं ये कहूं कि नहीं, सारे जो मेरे समर्थक है उन्हीं को दायित्व मिलना चाहिए, तो फिर वो जो हैं, क्योंकि वो भी किसी मकसद से बात, तो हो सकता है वो बात अपने को अच्छी ना लगे, अपने हित की ना हो, इसलिए अपन उससे बिल्कुल परहेज कर सकते हैं, पर पार्टी हित में तो ऐसी लोकतांत्रिक पद्धति से उस कार्यकर्ता को संगठन में काम मिलना चाहिए जो सचमुच विचारधारा और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता रखता हो। कोई मेरा बहुत स्नेही है पर वो विचारधारा के प्रति मेहनत से काम नहीं करता, तो मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं कहूं कि भाई इसको ये काम दे दीजिए। चलिए, बड़ी बात है। आखिर में जाते जाते मंत्री महोदया, किस तरह से मध्य प्रदेश की जनता को आप संदेश देंगी और क्या कुछ मंत्रालय आपका आने वाले दिनों में एमपी को सौगात देने वाला है? और एक आखिर में ये भी जानना चाहेंगे कि जो उपचुनाव हैं 3 विधानसभा सीटों पर है, 1 लोकसभा सीट पर है, क्या चारों सीटें आपकी पार्टी जीतने का दावा करती है? निश्चित रूप से हम सारे चुनाव जीतेंगे। मध्य प्रदेश की जनता को क्या देने वाली है आने वाले भविष्य में? क्या कुछ तस्वीरें जो हैं मध्य प्रदेश की जनता के सामने तोहफे के तौर पर आने वाली? मध्य प्रदेश की जनता जो चाहती है जी, भारतीय जनता पार्टी ने वो उसको दिया है, और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण मध्य प्रदेश को एक परिवार मानते हुए सदैव उनकी सेवा में लगी रहती है। हमने सैकड़ों योजनाएं बनाई होंगी हितग्राही, लेकिन आप सब जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस वर्ग से संबंधित लोगों को बुलाया, उन्हीं के विचार लिए और उन्हीं को काम समर्पित किया। तो मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यदि रहेगी तो इस प्रदेश में वो ही सब होगा जो हमारे हित में होगा। उनका भरोसा हम पर है और हम उसके इस भरोसे को अक्षुण्य बनाए रखेंगे। बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज और कद्दावर नेत्री भी हैं सुश्री उषा ठाकुर जी। और जिस तरह से भारत के देश के हमारे राष्ट्र ध्वज में 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफेद और हरा, उसमें तीनों रंगों में जो देशभक्ति और देश प्रेम की भावना या कहा जा सकता है कूट कूट कर भरी है, वो यहाँ पर दीदी की बातों में परिलक्षित भी होती है। भगवा रंग पर पूरा भरोसा है और स्वर्ण रंग में वो यहाँ फिलहाल रंगी नजर आ रही हैं और मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता को यही संदेश दे रही हैं कि विकास भी होगा, भारतीय जनता पार्टी का कमल भी खिलेगा और वो सादगी के साथ सियासत की बात भी करेंगी और जो देश के दुश्मन हैं उन्हें उनकी सजा जरूर मिलकर रहेगी। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। एक खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और ताजा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए अनुमति, नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।